ओके बेटा, तो अगला टॉपिक हमारा है, अगला रिएक्शन हमारा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे क्या है। ठीक है, इनके सब डिविजन्स क्या हैं, इनमें से क्या इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं और इनमें से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क्स के 2 मार्क्स से। ठीक है, और ये हर साल इसमें से कम 1-2 मार्क्स से क्वेश्चन फंस जाते हैं। ठीक है, और वो क्वेश्चन मैं आपको अभी बताऊंगा अभी। तो चलिए बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब ये है कि कोई चीज़ डिकम्पोज हो रही है, मतलब टूट रही है। डिकम्पोजिशन मतलब आप नाम सुनते हो तो आपको कुछ ऐसा लगता है कि कोई चीज़ टूट रही है। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी वही होता है। देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट होता है। ठीक है, और वो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है। मतलब आपका रिएक्टेंट सिंगल होगा और प्रोडक्ट 2 या 2 से ज़्यादा होंगे। तो ऐसी रिएक्शंस को क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हो ये रहा था कि उसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट थे और प्रोडक्ट सिंगल बन रहा था। यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा है, अपोजिट। वहां क्या था, रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा थे, प्रोडक्ट सिंगल था। यहाँ क्या है, रिएक्टेंट एक है और प्रोडक्ट 2 या 2 से ज्यादा है, तो जस्ट अपोजिट। ठीक है, अब देखो बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, आपको समझ गया होगा थोड़ा थोड़ा कि एक रिएक्टेंट होता है, एक रिएक्टेंट को तोड़ के 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाया जाता है। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट एक हो और प्रोडक्ट 2 या 2 से ज्यादा हो, वो रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। अब जैसे मैंने कहा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है सिंगल रिएक्टेंट को तोड़ के 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाना। तो तोड़ने के लिए, ठीक है, तोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, तोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी, और एनर्जी किसी भी फॉर्म में चल सकती है। ठीक है, लाइट के फॉर्म में हो, हीट के फॉर्म में हो, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो। ठीक है, किसी भी फॉर्म में हो। ठीक है, मेजर हम लोग यहाँ देखेंगे लाइट के फॉर्म में कैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, उनको क्या कहते हैं। हीट के फॉर्म में कैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, उनको क्या कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है, उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो कहीं ना कहीं एनर्जी से हेल्प लेती है। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, जिससे कि वो अपने सिंगल रिएक्टेंट को 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में तोड़ सके। आप ऐसे समझ रहे होगे कि तोड़ना मतलब आपको एनर्जी चाहिए ही चाहिए, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी आपको एनर्जी देनी ही पड़ती है। तो जब कहीं पे एनर्जी देते हैं तो वो रिएक्शन क्या हो जाती है बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, देखो ये जनरली है। ठीक है, जनरली, ठीक है, जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है ज्यादातर वो मैक्सिमम कह सकते हो, मैक्सिमम। ठीक है, और 10th में तो सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो आपकी एंडोथर्मिक ही कहलाएंगी। इवन आप ऐसा याद ही कर लो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। क्यों एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन इसलिए होती हैं कि हम इसको तोड़ने में क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। हम एक रिएक्टेंट को तोड़ने में क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए वो क्या कहला रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहला रही है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाऊं। ठीक है, सपोज करो, ठीक है, तो ये मैंने वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया। ठीक है, तो ये किसी एनर्जी की हेल्प से मैं कर रहा हूँ। अब वो कैसी भी एनर्जी हो, चाहे हीट एनर्जी हो, चाहे लाइट एनर्जी हो, चाहे आपकी इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी हो। ठीक है, या इलेक्ट्रिक करंट हो। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी का, देखो ये वाटर है। ठीक है, वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करी। हालांकि ये पूरा एक प्रोसेस है, कैथोड एनोड ये सारी चीज़ों का, और ये सब हम लोग पढ़ेंगे अभी फर्दर जब आपके मेटल नॉन मेटल वगैरह पढ़ेंगे चैप्टर। ठीक है, लेकिन अभी के लिए आपको ये देखना है कि ये वाटर है, इससे इलेक्ट्रिसिटी दी हमने, इलेक्ट्रिक करंट दिया, ये एक एनर्जी है। इस एनर्जी ने क्या किया, इसको 2 प्रोडक्ट में तोड़ दिया। तो सिंगल रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट। ठीक है, देखो ये क्या है, ये रिएक्टेंट सिंगल है, सिंगल रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट क्या है, 2 प्रोडक्ट है। ठीक है, 2 प्रोडक्ट है, और ये 2 प्रोडक्ट कैसे बने हैं, एनर्जी की हेल्प से बने हैं। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें
सिंगल प्रोडक्ट होता है और उसको किसी एनर्जी की हेल्प से दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में तोड़ दिया जाता है, ऐसी रिएक्शन डीकंपोजिशन रिएक्शन कहलाती हैं। मेरे पॉइंट क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अब वो एनर्जी लाइट एनर्जी भी हो सकती है, हीट एनर्जी भी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकती है, ठीक है। और जितनी भी आपको डीकंपोजिशन रिएक्शन दिखेंगी वो एंडोथर्मिक होंगी। क्यों एंडोथर्मिक होंगी? क्योंकि हम यहाँ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, एरो पे एनर्जी लिख रहे हैं, मतलब ये एंडोथर्मिक है। आपको याद होगा एंडोथर्मिक वाले टॉपिक पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये एक डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है बेटा। तो अभी के लिए मैं फिलहाल इसको इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको बहुत सारे डीकंपोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल मिलेंगे। अब देखो डीकंपोजिशन रिएक्शन आप समझ गए हो, लेकिन आप अभी ये नहीं समझे हो कि अगर मैं डीकंपोजिशन रिएक्शन लाइट की हेल्प से करवाऊं तो उसे क्या कहेंगे, ठीक है। अगर मैं वही डीकंपोजिशन रिएक्शन हीट की हेल्प से करवाऊं, हीट एनर्जी की हेल्प से करवाऊं तो उसको क्या कहेंगे। अगर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कराऊं तो उसको क्या कहेंगे, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, उसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, ये आता है। अगर हम लोग देखें तो ये 3 तरह की डीकंपोजिशन रिएक्शन है जो हमको पढ़नी है, और ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन तीनों में से ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी वाला क्वेश्चन इसमें से आता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस जो वाटर का भी मैंने लिखा वो इसमें से आता है। थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन तो और इम्पॉर्टेंट, इसके तो 2 बहुत कॉमन रिएक्शंस है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे, देखो मैं इसको डिफाइन भी कर देता हूँ, बहुत जल्दी डिफाइन करूंगा, है वो सारी चीज़ें वही, ठीक है। देखो अगर मैं फोटोलिटिक डीकंपोजिशन की बात करूं, देखो है तीनों के तीनों ही डीकंपोजिशन रिएक्शन, लेकिन अगर मैं लाइट का यूज करके किसी सिंगल रिएक्टेंट को तोड़ूंगा 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में तो वो फोटोलिटिक डीकंपोजिशन कहलाएगी, ठीक है। बात समझ में आई? अगर आपको फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, तो यहां से लेके, ठीक है, यहां लिख लेना फोटोलिटिक, इसके आगे लिख लेना फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन आर दोस्त, ये पूरा 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 विद द हेल्प ऑफ, यहाँ बस लाइट लिख लेना, ठीक है। यहाँ लाइट लिख लोगे तो आपकी डेफिनेशन पूरी तैयार हो जाएगी। तो फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, ये फोटोलिटिक डीकंपोजिशन हो गया। देखो फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन मैं एक बार और समझा देता हूँ आपको। ऐसी डीकंपोजिशन रिएक्शन जिसमें सिंगल रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी, ठीक है। लाइट एनर्जी की हेल्प से अगर हम सिंगल रिएक्टेंट को 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में तोड़ेंगे तो उस डीकंपोजिशन रिएक्शन को फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन हम लोग कहेंगे। क्लियर है बेटा? ओके। अब देखो इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन कैसे है, यही चीज है, सेम चीज वही, पूरा चीज सब कुछ वही, बस विद द हेल्प ऑफ क्या आ जाएगा, एनर्जी, ठीक है। और सेम उसी तरह ऐसी डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है, दोज डीकंपोजिशन रिएक्शन जिसमें हम हीट एनर्जी का यूज करते हैं एक रिएक्टेंट को 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, थर्मल डीकंपोजिशन। देखो आपको थर्मल वर्ड याद रखना है, थर्मल वर्ड हमेशा जो है हीट से रिलेट करेगा, ठीक है। फोटो वर्ड याद रखना, फोटो वर्ड हमेशा लाइट से रिलेट करेगा, फोटो वर्ड हमेशा लाइट से रिलेट करेगा, थर्मल वर्ड हमेशा हीट से रिलेट करेगा। तो इसमें भी अगर मैं लिखूं तो इसको हम क्या कहेंगे, थर्मल डीकंपोजिशन कहेंगे। अभी हम लोग इसके सारे एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, जो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है जिसमें से क्वेश्चन आते हैं सबके एक दो जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सारे हम लोग देखेंगे। तो अभी मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। तो फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है जिसमें लाइट की हेल्प से डीकंपोजिशन रिएक्शन करवाया जाता है, सिंगल रिएक्टेंट को 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में तोड़ दिया जाता है। वही चीज अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कराएंगे तो इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन, वही चीज अगर हम हीट एनर्जी से करवाएंगे तो थर्मल डीकंपोजिशन, ठीक है। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप लोग फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके नोट कर लो, फिर हम लोग आगे देखेंगे इनके पूरे एक एग्जाम्पल, एक दो जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है, इसको नोट करो फटाक से। ओके बेटा, देखो अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे कि क्या क्या कौन से एग्जाम्पल इन तीनों से, फोटोलिटिक से, इलेक्ट्रोलिटिक से और थर्मल से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें हम लोग बारी बारी देखेंगे, ठीक है।
तो पहला जो हमारा है फोटोलिटिक, उसका एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि डेफिनेशन तो अभी आप समझ गए हो, है ना। ठीक है, तो देखो इसमें हम दो एग्जांपल लेंगे, दोनों ही कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो देखो पहला देखो, तो AgBr, ठीक है, मतलब सिल्वर ब्रोमाइड लाइट की हेल्प से, लाइट एनर्जी की हेल्प से सिल्वर और ब्रोमीन में टूट रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट रहा है विद द हेल्प ऑफ लाइट। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, एक और रिएक्शन हम लोग लेते हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपके इंपॉर्टेंट हैं, आपकी किताबों में भी हैं, कुछ हेल्पिंग बुक्स में भी हैं, एस चांद वगैरह या आपकी और भी जो भी बुक्स हैं। ठीक है, तो उसमें भी ये एग्जाम्पल्स हैं, और ये एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आपसे पूछ लिया जाता है कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी किस रिएक्शन से रिलेट करती है। तो जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती है वो इस रिएक्शन से रिलेट करती है। ठीक है, तो AgBr जो है, AgBr या AgCl, ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, ये 1 नंबर के क्वेश्चन है मैं जो बोल रहा हूँ कि ये दोनों रिएक्शन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज किए जाते थे। ठीक है, अब तो डिजिटल का जमाना है। ठीक है, फिर भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा कंपाउंड या कौन सा रिएक्शन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। तो कंपाउंड ये रहे, ये दोनों ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज किए जाते हैं और ये रिएक्शन वहां पे होती है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ। तो स्क्रीन पॉज करो, इसको नोट करो, क्योंकि इरेज करके मैं दूसरा लिखने वाला हूँ। ठीक है, जब हम लोग फर्दर आगे पढ़ेंगे मेटल नॉन मेटल या एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, तो हम देखेंगे कि उस दोनों चैप्टर में, एक में NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस है। ठीक है, कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है, कैसे करते हैं, वो सारा हम लोग वहीं डिस्कस करेंगे डिटेल से। ठीक है, वो भी एग्जाम्पल होता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का। ठीक है, और आपकी वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस जो होती है वो भी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का ही एग्जाम्पल होता है, जिसमें हम वाटर से हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। ठीक है, लेकिन वो सारी चीजें जो डिटेल में है ना, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब उस चैप्टर में पहुंचेंगे। अभी केवल हमारा मोटिव ये है कि हम एग्जाम्पल देखें। देखो होता क्या है, एक कंटेनर रहता है, एक एनोड रहती है, एक कैथोड रहती है। अब एनोड कैथोड आप लोग नहीं जानोगे, तो इसीलिए हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना समझ लो, एक कंटेनर में 2 रॉड्स रहती हैं। ठीक है, उससे बैटरी से कनेक्ट करते हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, जिसकी वजह से H2O टूट जाता है, H2O टूट जाता है H2 में और O2 में। ठीक है, फिर बाद में उसको कलेक्ट कर लेते हैं, सिलेंडर्स में भर लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर्स होते हैं, फिर हाइड्रोजन गैस के सिलेंडर्स होते हैं, उसमें भर लेते हैं। चलो एक और देख लेते हैं हम लोग, NaCl। देखो अब आपको लग रहा होगा NaCl ये क्या है, सोडियम क्लोराइड। अच्छा मुझे ये बताओ, सोडियम क्लोराइड क्या होता है? ये बेटा कॉमन सॉल्ट होते हैं, कॉमन सॉल्ट। सबको मालूम होगा, है ना, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जिसको ना मालूम हो। ठीक है, NaCl क्या होता है, कॉमन सॉल्ट होता है। ये आप डे टू डे लाइफ में खाना खाते हो ना, जो खाना खाते हो तो जो आप नमक डालते हो ना खाने में डाल के, वो NaCl होता है। ठीक है, इसीलिए इसको कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम क्लोराइड, और जनरली इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कॉमन सॉल्ट। ठीक है, कॉमन सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये मोल्टेन स्टेट में होगा या एक्वस स्टेट में होगा, ध्यान रखना। वैसे तो अगर प्योरली करवाना है तो इसको मोल्टेन स्टेट में लेते हैं। मोल्टेन स्टेट क्या होता है, देखो मोल्टेन स्टेट में होता है NaCl। मोल्टेन स्टेट का मतलब होता है पिघला हुआ। ठीक है, मोल्टेन स्टेट का मतलब होता है पिघला हुआ। तो जब इसको मोल्टेन स्टेट में लेते हैं, फिर इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो आपका 2Na अलग हो जाता है और Cl2 अलग हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से ये हम एक्सट्रैक्शन वगैरह में यूज़ करते हैं। ठीक है, जब हम मेटल का एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे मेटल्स नॉन मेटल्स में, तब वहाँ देखेंगे कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनका एक्सट्रैक्शन जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी के हम लोग थ्रू करते हैं। क्लियर है? तो आप देखो यहाँ पे सिंगल आपका रिएक्टेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से 2 प्रोडक्ट में टूट रहा है, तो ऐसे रिएक्शंस को इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प लेके हम क्या कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवा रहे हैं। ऐसी रिएक्शन को इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं।
ठीक है। इसमें से क्वेश्चन बहुत नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए ये आपका कुछ बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आगे जब हम लोग एक्सट्रैक्शन वगैरह पढ़ेंगे या मेटल नॉन मेटल पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे यही इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग को जब डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे तब वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस चैप्टर से एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने 2 पढ़ लिए, लेकिन इससे कुछ खास इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आते इस टॉपिक से। तो इसको पॉज कर लीजिए, ठीक है, इसको पॉज कर लीजिए, मैं इरेज कर दूं। फिर अगला जो थर्मल डिकम्पोजिशन एग्जाम्पल है वो हम लोग का बहुत 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और मेजर वही है। तो इसको फटाक से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, और फिर हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करते हैं। ओके बेटा, देखो अब थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखेंगे हम लोग। इसमें 2 एग्जाम्पल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से रेगुलर सीबीएसई क्वेश्चन पूछ रहा है। किसी ना किसी फॉर्म में इस एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही रहे हैं, चाहे वो इनके कलर के बेसिस पे हो, चाहे इनकी गैसेस के बेसिस पे हो, चाहे कंप्लीट द फॉलोइंग के फॉर्म में पूछ ले रहा है, किसी ना किसी तरीके से पूछ ही रहा है क्वेश्चंस, ठीक है। तो इन दोनों रिएक्शन को आपको एकदम ध्यान से देखना है। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल से रिलेटेड जो भी मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ एकदम ध्यान से समझना है, उसको ध्यान से मेमोराइज करना है, क्योंकि इसमें रैंडम क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, मतलब कोई भी चीज़ इन दोनों एग्जाम्पल से पूछ ली जा रही है, ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल्स देखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ चीज़ें हम लोग को पहले समझनी है, उसके बाद हम एग्जाम्पल्स पे पहुंचेंगे। जो चीज़ें पूछी गई हैं और जो चीज़ें मैं समझता हूँ कि एग्जाम्पल से पहले आपको मैं बता दूँ, ठीक है। चलो देखो एक चीज़ समझ लो। देखो हेप्टा मतलब होता है बेटा, हेप्टा मतलब होता है 7। अभी आप लोग जब कार्बन एंड्स कंपाउंड पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा कि 1 को मोनो बोलते हैं, ठीक है, और 2 को ऐसा करके देखेंगे हम लोग। इसी तरह 7 को हेप्टा बोलते हैं, ठीक है। और हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर। हाइड्रेट जहाँ लगा होगा वहाँ मीनिंग क्या होगी उसकी, वाटर होगी। 7 को हेप्टा बोलते हैं, 8 को ऑक्टा बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह आपका चलता रहता है टर्म, ठीक है। वो तो चलो आप लोग 4th चैप्टर में कार्बन एंड्स कंपाउंड में सीख जाओगे, हेप्टा डेका ये सब क्या होते हैं। फिलहाल यहाँ पे हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि 7 जो है यहाँ हेप्टा से रिप्रेजेंट किया गया है, H2O जो है वो वाटर से हाइड्रेट से रिप्रेजेंट किया गया। इसका नाम है फेरस सल्फेट, इसका नाम है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट देखो ये पूरा है, 7H2O लग जाने डॉट, ये डॉट का ध्यान रखना, डॉट 7H2O लग जाने से, ठीक है, डॉट 7H2O लग जाने से इसका नाम क्या आगे बढ़ गया, हेप्टाहाइड्रेट, मतलब 7 वाटर्स। डॉट 7 जहां भी डॉट करके H2O लगा होता है, इन H2O को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। अब देखो, अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। तो देखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हम लोग 2nd चैप्टर में पढ़ेंगे, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में डिटेल में। अभी के लिए आप इतना समझो, मेरी जो बात है उसको इतना समझो कि अगर आपको फेरस सल्फेट चाहिए, ठीक है, और आप उसको कहीं से भी ला रहे हो, नेचर से, लैब से, कहीं से भी उठा रहे हो, तो वो हमेशा FeSO4.7H2O के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्लियर है। ये जो 7H2O होता है इसको कहते हैं हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब किसी भी कंपाउंड में, समझो इस चीज को, किसी भी कंपाउंड में डॉट करके H2O लग जाता है, 7H2O, 5H2O, 2H2O, 1H2O, कुछ भी लगता है डॉट लगा के, तो उसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, कैसे है, ये हम लोग 2nd चैप्टर में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लो कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या करता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो कलर प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है बेटा, कलर प्रोवाइड करता है और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है। मतलब देखो FeSO4 एक सॉल्ट है, देखो यहां समझो, ये जो FeSO4 है ये एक सॉल्ट है। क्या है बेटा, एक सॉल्ट है, एक नमक है एक तरीके का, ठीक है, सॉल्ट है। तो FeSO4 एक सॉल्ट है, वो नेचर में कैसे रहता है, FeSO4.7H2O। तो ये जो 7H2O है ये FeSO4 को कलर प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है बेटा, कलर। मतलब FeSO4 का जो कलर होगा वो किसकी वजह से होगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से होगा, ठीक है। और इसका कलर क्या होता है, FeSO4 का कलर क्या होता है, ग्रीन कलर होता है। किस कलर का होता है बेटा, ग्रीन। तो ये जो ग्रीन कलर आ रहा है
ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से आ रहा है, वो .7H2O की वजह से आ रहा है, और उनके स्ट्रक्चर में भी कुछ हेल्प करते हैं ये, ठीक है, कलर प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। कौन? ये डॉट जो H2O लगा है, .7H2O जो लगा है, ये फेरस सल्फेट, ये फेरस सल्फेट को कलर प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। तो जो FeSO4 का जो आप ग्रीन कलर देख रहे हो ना, ये ग्रीन कलर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से है। बात समझ में आई? अच्छा, अब देखो FeSO4 या FeSO4.7H2O, दोनों में से कोई भी लिखा हो कॉपी में या एग्जाम में आपके, ध्यान दो मेरी बात सुनो, FeSO4 लिखा हो, सिर्फ FeSO4 लिखा हो या FeSO4.7H2O लिखा हो, दोनों ही केसेस में अगर आपसे कलर पूछता है इनका, चाहे इनका चाहे इनका, ये दोनों एक ही चीज है बेटा। हम बस अपना समय बचाने के लिए या अंडरस्टूड रहता है कि FeSO4 जो है सॉल्ट है वो ग्रीन कलर का होता है, तो पूरा नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान दो, अगर FeSO4 लिखा है या FeSO4.7H2O लिखा है, तो इन दोनों का कलर ही आपको अगर एग्जाम में पूछता है कि कलर क्या होता है FeSO4 का या FeSO4.7H2O का कलर क्या होता है, तो दोनों ही केसेस में आप लिखोगे ग्रीन कलर। क्या लिखोगे बेटा? ग्रीन कलर। और ये ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है? इस 7H2O की वजह से, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से। इतना समझ गए आप? अच्छा देखो, अगर मैं, ध्यान दो, अगर आप FeSO4 को, FeSO4.7H2O को हीट करोगे, और जब हीट करोगे ना, जब 100 डिग्री से ज्यादा हीट करोगे ना, तो वाटर क्या होगा? वाटर इवोपोरेट हो जाएगा, वाटर वेपर बन के एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, तो बचेगा क्या? FeSO4। अब ध्यान दो, यहाँ पे एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है? एनहाइड्रस का मतलब होता है, एनहाइड्रस का मतलब होता है कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें से वाटर रिमूव हो चुका हो, जिसमें से वाटर निकल चुका हो, अब उसके अंदर वाटर नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं? एनहाइड्रस कहते हैं, ये एनहाइड्रस, ठीक है। अभी 10th के बेसिस पे आप समझो, जो 10th के बेसिस पे जितना आपको नेसेसरी है समझना, और उससे मैं ज्यादा ही आपको बता रहा हूं, इससे ऊपर आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो, जब FeSO4.7H2O को हम हीट करते हैं, ठीक है, तो वाटर तो निकल गया। अब जब वाटर निकल गया तो उसको क्या कहते हैं? हम एनहाइड्रस कहते हैं। किसी भी चीज में से अगर वाटर निकल जाता है तो उसको हम एनहाइड्रस कहते हैं। तो एनहाइड्रस फेरस सल्फेट बचा। अब देखो, ये जो एनहाइड्रस फेरस सल्फेट है, इसमें से वाटर निकल चुका है, मतलब ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था, ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था, ठीक है, वो बाहर चला गया, ठीक है। अब जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाहर चला गया तो ये व्हाइट कलर का होगा। किस कलर का होगा बेटा? ये व्हाइट कलर का होगा। इसको मैं फिर से लिख देता हूं, किस कलर का होगा? ये व्हाइट कलर का। देखो ध्यान से समझो फिर से, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये जो FeSO4.7H2O है, ये जो 7H2O है, इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, और ये सॉल्ट के, मतलब FeSO4 एक सॉल्ट है, उसके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ध्यान देना, उसके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमने क्या किया? FeSO4.7H2O को हीट कर दिया। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो बाहर चला गया ना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाहर चला गया, तो इसने तो FeSO4 को छोड़ दिया। अब जब यही कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल था, यही बाहर चला गया छोड़ के, तो इसका कलर ग्रीन से कैसे हो गया? व्हाइट हो गया, ग्रीन से व्हाइट हो गया, और वाटर निकल गया है, इसलिए इसको एनहाइड्रस कह रहे हैं। ध्यान समझ में आया? जो चीज कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल थी उसको हीट करके हमने बाहर निकाल दिया, तो अब ये सूख गया है। एनहाइड्रस मतलब सूखा, जिसमें वाटर ना हो, ठीक है। तो ये एनहाइड्रस FeSO4 का जो कलर होगा वो व्हाइट होगा। याद रखना, जब तक आपको क्वेश्चन में ये ना पूछा जाए कि व्हाट इज द कलर ऑफ एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, ठीक है, अगर ये पूछता है कि व्हाट इज द कलर ऑफ एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, तब आप व्हाइट लिखोगे। अगर आपसे सिर्फ ये पूछता है व्हाट इज द कलर ऑफ फेरस सल्फेट, तो हमेशा हमेशा ग्रीन ही लिखोगे। जब तक एनहाइड्रस वर्ड मेंशन नहीं होगा तब तक व्हाइट मत लिखना,
नहीं, गलत हो जाएगा। अगर सिर्फ वो फेरस सल्फेट पूछ रहा है, कलर फेरस सल्फेट का कलर पूछ रहा है या फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का कलर पूछ रहा है तो आप ग्रीन ही लिखोगे। जब तक आपसे वो एनहाइड्रस फेरस सल्फेट नहीं पूछता है तब तक व्हाइट नहीं लिखोगे। हमारी कोचिंग के एक बच्चे ने इसको प्री बोर्ड में गलत करके आया था वो, ठीक है, इसलिए मुझे लगा कि आपको बताना भी जरूरी है, ठीक है। तो वहां पे एनहाइड्रस फेरस सल्फेट पूछ लिया, अब भाई साहब फेरस सल्फेट उन्होंने देखा और ग्रीन लिखकर चले आए। तो ये गलती आप लोग मत करिएगा। अगर आपसे एनहाइड्रस फेरस सल्फेट पूछ रहा है तो आप व्हाइट लिखेंगे, सिंपल फेरस सल्फेट पूछ रहा है या फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट पूछ रहा है तो आप ग्रीन लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, मैंने आपसे कहा कि ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो आपके स्ट्रक्चर में भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो आप देखोगे कि जब आप लैब में जाओगे, अगर आप लैब में जाओ, ठीक है, और अपने लैब असिस्टेंट से कहो कि भैया मुझे फेरस सल्फेट देखना है, तो आप देखोगे ये फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स के फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे बेटा? क्रिस्टल्स के फॉर्म में होंगे, ठीक है, क्रिस्टल्स के फॉर्म में। क्लियर है? क्रिस्टल्स आप समझ रहे हो ना? नमक कैसा होता है? नमक का एक दाना उठाओगे तो देखोगे आप क्रिस्टल रहते हैं वो, है ना। लेकिन जब आप एनहाइड्रस फेरस सल्फेट देखोगे तो ये पाउडर फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे बेटा? ये पाउडर फॉर्म में होंगे। पाउडर फॉर्म में क्यों होंगे? क्योंकि जो चीज स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल थी उसको तो आपने हीट करके बाहर निकाल दिया, और जब हीट करके बाहर चला गया तो इनका स्ट्रक्चर बिगड़ गया ना। जो देखो ये क्रिस्टल कैसे थे? क्रिस्टल .7H2O की वजह से थे, और उसी 7H2O को आपने निकाल दिया बाहर, तो ये पाउडर फॉर्म में हो गया और व्हाइट कलर में हो गया। क्लियर है? तो ये बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये पूरा टॉपिक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक नंबर में मैं बता देता हूं आपको, एक नंबर में क्या क्या पूछा गया। एक नंबर में एनहाइड्रस फेरस सल्फेट का कलर पूछा गया है, एक नंबर में FeSO4 का कलर पूछा गया है, एक नंबर में वर्क पूछा गया कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का काम क्या होता है। तो कलर प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं किसको? सॉल्ट को। किनको प्रोवाइड करते हैं बेटा? सॉल्ट को, ठीक है। आप ज्यादातर देखोगे कि .7H2O, .5H2O ये सब जो है सॉल्ट में ही लगे होते हैं। सॉल्ट क्या होता है आपको सेकंड चैप्टर में पता चल जाएगा। तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए एकदम अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग एग्जाम्पल्स पे आते हैं, ठीक है। देखो ये दो एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन के। एक एग्जाम्पल तो आप पहचान ही गए होंगे, FeSO4 जो अभी हम लोगों ने बात की, ठीक है, उसके बारे में, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या, 2FeSO4 को हीट किया गया। देखो 2FeSO4 क्या है? आयरन सल्फेट। दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है इसका? फेरस सल्फेट, या तो उसको कहते हैं आयरन सेकेंड सल्फेट, ठीक है। FeSO4 फेरस सल्फेट, या इसको बोलते हैं आयरन सेकेंड सल्फेट। ये जो है ग्रीन कलर का है। मैंने अभी आपको बताया कि जब तक एनहाइड्रस ना बोला जाए तब तक आप व्हाइट नहीं लिखोगे, आप ग्रीन ही लिखोगे। इसको हमने हीट किया तो ये Fe2O3 में चेंज हो गया। अब Fe2O3 का नाम क्या है? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक, ये आई है, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड या तो आयरन थर्ड ऑक्साइड। देखो ये दोनों नाम आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि आपको नहीं मालूम है एग्जाम में कौन सा नाम यूज कर लिया जाए। अब ये ब्राउन कलर का है, देखो ये ब्राउन कलर का है, ठीक है। फिर सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकली है, SO2, और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकली है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। पहली चीज आप देखो कि इसमें हीट का यूज किया गया है। इस कंपाउंड को, सिंगल रिएक्टेंट को 3 प्रोडक्ट में तोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया? हीट का इस्तेमाल किया गया। तो सबसे पहले ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन की एग्जांपल हो गई। उसके अंदर देखेंगे तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की एग्जांपल हो गई। फिर अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे ध्यान से, ये स्टेट चेंज का भी एग्जांपल है। देखो यहाँ सॉलिड है, यहाँ सॉलिड, यहाँ गैस और गैस। तो आप इसको कैरेक्टरिस्टिक में भी लिख सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन याद करो। अगर आपने ये रिएक्शन याद कर ली तो आप देखो इसको थर्मल डिकम्पोजिशन में भी लिख सकते हो, सिंपल डिकम्पोजिशन में भी लिख सकते हो एज ए एग्जाम्पल, और एज ए एग्जाम्पल आप स्टेट चेंज में भी लिख सकते हो, ठीक है। और आप ध्यान से देखो तो इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जाम्पल भी है ये। देखो ये गैस है, ये गैस है, गैस एटमॉस्फेयर में जा रही है, तो ये इवोल्यूशन ऑफ गैस का भी एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जाम्पल में भी इसको आप यूज कर सकते हो। फिर आप ध्यान से देखो तो ये कलर चेंजिंग का भी एग्जाम्पल है। कलर चेंजिंग वाली कैरेक्टरिस्टिक याद करो, ग्रीन से ब्राउन हो रहा है, ठीक है, तो ये कलर चेंजिंग का भी एग्जाम्पल है।
तो आप समझ रहे हो कि अगर आपने ये एक रिएक्शन याद कर ली तो ये एक रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है कि पहले तो वो प्रीवियस जो अभी हम लोगों ने समझा क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनसे भी डील कर रही है, प्लस अगर आपने ये एक रिएक्शन याद कर ली तो आपने इवोल्यूशन ऑफ गैस का भी एग्जांपल याद कर लिया एक ही रिएक्शन में, चेंज इन कलर का भी एग्जांपल याद कर लिया, चेंज इन स्टेट का भी एग्जांपल याद कर लिया, डीकंपोजिशन का भी एग्जांपल याद कर लिया और थर्मल डीकंपोजिशन का भी। एक ही रिएक्शन 5 चीज के एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। तो आप समझ रहे हो। और एग्जाम में कैसे आता है, कभी कभी ये दे देता है, हीट दे देता है, कहता है कंप्लीट द रिएक्शन, तो आपको कंप्लीट करनी पड़ती है। कभी कभी इनके कलर्स पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन आप समझ रहे हो कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब फिर दूसरी रिएक्शन देखो, इसमें भी वही है। ये देखो PbNO3 होल ट्वाइस, इसको कहते हैं लेड नाइट्रेट। ये होती है कलरलेस और ये सॉलिड होता है। अब इस एक रिएक्टेंट को हीट किया 3 प्रोडक्ट फॉर्म करने में। अब जब प्रोडक्ट फॉर्म हुआ तो हमने देखा कि लेड ऑक्साइड फॉर्म हो गया, लेड मोनोऑक्साइड PbO। ये येलो कलर का होता है, देखो कलरलेस से येलो कलर, ठीक है, कलर चेंज हो गया, गैस भी निकली। अब ये देखो एक चीज और, एक बार और पूछा गया है कि NO2 किस कलर की होती है, NO2 गैस किस कलर की होती है, तो ब्राउन कलर की होती है बेटा, याद रखना ब्राउन कलर की। तो देखो NO2 गैस निकली मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकली ब्राउन कलर की और ऑक्सीजन निकल गई। तो ये भी एग्जाम्पल, अगर आप ये एग्जाम्पल भी याद करते हो, ठीक है, वैसे तो दोनों एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, आपको नहीं मालूम कौन सा पूछ लेगा, तो दोनों एग्जाम्पल एकदम आपको रट लेने हैं। तो ये भी एग्जाम्पल डीकंपोजिशन का भी एग्जाम्पल है, चेंज इन स्टेट का भी एग्जाम्पल है, चेंज इन कलर का भी एग्जाम्पल है, इवोल्यूशन ऑफ गैस का भी एग्जाम्पल है, थर्मल डीकंपोजिशन का भी एग्जाम्पल है। तो ये 2 रिएक्शन अगर आप याद कर लेते हो, आपको 5 तरह के टॉपिक में आप इसको लिख सकते हो। तो आप समझ रहे हो इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। तो एक रिएक्शन याद करिए, उसको 5 जगह यूज करिए, क्या प्रॉब्लम है, एक रिएक्शन याद करिए, उसको 5 जगह यूज करिए। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। आपको नहीं मालूम किसका कलर पूछ ले, हो सकता है ये रिएक्शन दे दे, बोल दे कंप्लीट द फॉलोइंग, और ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन के 2 मेन इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हो गए। तो मैंने क्वेश्चन भी पहले बता दिए हैं क्या क्या पूछे गए हैं, और ये रिएक्शन क्यों याद करनी है आपको ये भी मैंने बता दिया कि एक रिएक्शन से अगर आपको 5 तरीके के एग्जांपल्स मिल रहे हैं, यही एक रिएक्शन आपको 5 तरीके की टॉपिक में एज ए एग्जांपल यूज करने को मिल जा रही है, तो इससे अच्छी बात क्या है। ऐसे आप 5 अलग अलग रिएक्शन याद करोगे तो बेटर है एक ही रिएक्शन याद करो, उसको 5 टॉपिक में यूज करो, ठीक है। तो अभी आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन एकदम खत्म हो गया है। मैं फिर से कह रहा हूं कि जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं उससे एक्सेस पढ़ने की कोशिश मत करना, आपका टाइम वेस्ट होगा। ये मैं आपके टॉपिक से जो सबसे मैक्सिमम है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो बात आपकी क्लियर हो गई। तो आपका थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इससे जुड़े मैंने एग्जांपल्स भी इससे जुड़े मैंने क्वेश्चंस भी आपको बता दिए हैं। तो फिलहाल इसको नोट कर लीजिए, अगर कोई डाउट होगा तो स्टूडेंट पॉइंट को आप फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे, जयदीप शेख को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और आप अपने डाउट वहाँ भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा, ठीक है, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। ओके बस, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, बाय बाय।